एमके जैसी केमिस्ट्री क्लास में बच्चों आपका वेलकम है। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर डॉक्टर एमके जैन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जब बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना होता है तो हमने बताया था एक वीबीटी होता है, वैलेंस बॉन्ड थियरी, जो कोवेलेंट कॉन्सेप्ट पर बेसिस होता है उसका। एंड सेकंड है आज हमारा सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थियरी टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये जो बेस्ड है वो बेस, इसका जो बेसिस है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आपका आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थियरी से भी हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड ये और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बॉन्डिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो सीएफटी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल विच एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स। तो पहला पॉइंट माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ये जो सीएफटी है, इस सीएफटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये इसका बेसिस है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, राइट। तो फर्स्ट आपको प्रिंसिपल में आना चाहिए कि सीएफटी हमारा आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पर इस बेस्ड है। क्लियर। नाउ it explain how the energy of d orbital of metal ion are affected by electric field of the ligand. Because you know this fact very well, complex compounds are formed between central metal cation and ligand. तो सेंट्रल मेटल केटायन के नियरेस्ट जब लिगेंड आएगा तो उसके डी ऑर्बिटल कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, उसको हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। राइट नाउ इसके मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर मेन पॉइंट 3-4 स्टेप में है, इफ़ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप, तो फिर आप सीएफटी से बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर पाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक नेचर को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट, लिगेंड, बिकॉज वापस वही बात है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें दो ही पार्ट है, वन इज सेंट्रल मेटल केटायन एंड अनदर इज लिगेंड। तो लिगेंड इन ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आर नोन एज पॉइंट चार्ज। व्हेन बेसिस की बात किया था हमने कि इट्स बेसिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, तो वहाँ दो पॉइंट है, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। यही बेसिस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। क्लियर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो चार्ज होता है, जो अट्रैक्शन होता है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों, लिगेंड इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ligand in a transition metal complex are known as point charge. अब ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव पॉइंट है, लिगेंड वाला पॉइंट चार्ज। इफ द लिगेंड इज एनाइनिक, बिकॉज यू नो वेरी वेल लिगेंड एनाइनिक होते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, आइसोसाइनो, तो हम उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। एनाइनिक लिगेंड इज ए पॉइंट चार्ज विच रिप्रेजेंट द नेगेटिव पार्ट। ठीक है। अगर ये न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल लिगेंड को भी हम पॉइंट बोलेंगे, लेकिन इट इज जस्ट बिहेव्स एज ए डाइपोल। डाइपोल का मीनिंग होता है वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। तो जो आपका ये न्यूट्रल लिगेंड है ये डाइपोल की तरह वर्क कर रहा है। एंड डाइपोल मतलब दो पोल है, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। तो नेगेटिव पोल ऑफ दिस डाइपोल लिगेंड टूवर्ड्स मेटल आयन, इट मीन्स इट इज़ क्लियर हो गया कि लिगेंड वाला पार्ट आपका नेगेटिव पार्ट होगा और सेंट्रल मेटल केटायन वाला पार्ट आपका पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव बिटवीन सेंट्रल मेटल केटायन एंड लिगेंड, नेचर ऑफ बॉन्ड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो विच टाइप ऑफ फोर्स
between central metal cation and ligand part electrostatic force of attraction without mixing of orbitals. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम मिक्सिंग की बात कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑर्बिट, जो डी के ऑर्बिटल्स थे उनकी, यहाँ मिक्सिंग की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? नाउ आपको बहुत अच्छी तरह से इसको देखना है और जहाँ जहाँ आपको डाउट है वहाँ वहाँ उस डाउट को आपको क्लियर करने के लिए इसको वापस देख लेना है। ठीक है? नाउ कम टू द 4 पॉइंट। In the electric field of this negative charge, the 5d orbitals of metal atom is splitting into 2 parts. Now keep in mind, ये जो d ऑर्बिटल है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसका आउट में जो है वो क्या है? d सब ऑर्बिटल। और जो d ऑर्बिटल है उसके 5 पार्ट्स है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, और ये डीजनरेट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजनरेसी? मीन्स विदाउट लिगेंड। अगर आपका अकेला ट्रांजिशन एलिमेंट है तो उसके सारे जो डी ऑर्बिटल होंगे डीजनरेट होंगे, मीन्स दे आर हैविंग सेम एनर्जी। ओके, दे मेंटेन देयर डीजनरेसी if ligands are not there. So the energy of all the 5 orbital dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square same, therefore they are called degenerate. So splitting of d orbital means having same energy of metal ion in the presence of ligand called crystal field splitting. जब ligand सेंट्रल मेटल केटायन के नियर आता है तो डी ऑर्बिटल जो डीजनरेट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, वो स्प्लिट होते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी या फिर CFT। नाउ ये स्प्लिट हो गया इन 2 पार्ट्स। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आपने देखा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर थोड़ा हाई एनर्जी पे चला गया। क्लियर? और dxy, dyj, dzx ये लो एनर्जी पे यहाँ पर आ गए। बट ये कैसे स्प्लिटिंग हुआ इसको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। नाउ द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिगेंड, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। And second, number of ligands, it's also depends on number of ligand। और उसी बिहाफ पर ये 2 पार्ट में स्प्लिट होंगे। क्लियर? एक पार्ट का एनर्जी ज़्यादा होगा, दूसरे का कम होगा, वाइस वर्सा भी हो सकता है। समटाइम्स जिसका एनर्जी ज़्यादा था वो कम हो सकता है और जिसका एनर्जी कम था वो ज़्यादा। इट्स ऑल डिपेंड्स। ओके, तो एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग, कितना स्प्लिटिंग हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किसका एनर्जी ज़्यादा हो रहा है, किसका कम हो रहा है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन नेचर एंड नंबर ऑफ लिगेंड। वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या उसका नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? नाउ extent of splitting of metal d orbital determine the magnetic property of complex। अगर आपको कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखना है तो ये स्प्लिटिंग से आपको मालूम चलेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड डी ऑर्बिटल कैसा होता है? डबल डंबल। क्लियर? डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डबल डंबल। ओके, लेकिन डी ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, dxy, dyz, dzx। दे आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। आप देख रहे हैं, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस, बट dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, they are present on axis, so electron density on axis, so these 2 orbitals are called axial orbitals, and dxy, dyj, these 3 orbitals are called, they are present between the axis। तो आपको सबसे पहले आना चाहिए जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल होता है
उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप डबल डम्बल्ड होता है, फिर उसका लोकेशन क्या होती है, dxy, dyz and dzx they are present between the axis but dz square and dx square minus y square present on axis। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एंड ऑनलाइन की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको बार बार देख सकते हो, उसी पार्ट को जो पार्ट आपको नहीं आया है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। दूसरी अच्छी बात है कि सारे नोट्स आप हमारे ऐप पर आपको PDF वहाँ पर मिल जाएंगे जिसको आप नोट कर सकते हैं। तो अभी पूरा फोकस आपको लगाना है समझने में, ठीक है। तो अभी हमने कहा है डी ऑर्बिटल विदाउट लिगेंड डीजनरेट होते हैं, मीन्स दे आर हैविंग सेम एनर्जी। जब लिगेंड आता है तो उनका डीजनरेसी ब्रेक होता है और स्प्लिटिंग होता है, डेसिटी कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एंड उसका डिपेंड्स करेगा स्प्लिटिंग नंबर ऑफ लिगेंड पे, टाइप ऑफ लिगेंड पे, उसके अकॉर्डिंग उनका स्प्लिटिंग होगा, ठीक है। और दो तरह के डी ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, एंड ये तीन का सेट बिटवीन द एक्सिस है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये दो का सेट एक्सिस पे होगा, सो दे आर कॉल्ड एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्लियर। अब हम मेन आपको देखना है। नाउ डीजनरेट ऑर्बिटल dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square, same energy orbitals which have same energy is called degenerate orbital। तो जब ट्रांजिशन एलिमेंट एलोन होते हैं तो उनके जो डी ऑर्बिटल्स है वो डीजनरेट होते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट हम करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? सो कीप इन माइंड, ट्रांजिशन एलिमेंट इज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ligand is negative point charge, between positive and negative इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल कहता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट। ओके, नाउ इंट्रैक्शन बिटवीन ट्रांजिशन मेटल एंड लिगेंड। ओके, सो डी ब्लॉक में आपका दो सेट है, डी एक्स वाई, डी वाई जे, डी जेड एक्स, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सेस, and dx square minus y square and dz square they are present on axis। So when ligands reach near to central metal cation, near to degenerate d orbital, तो step 1 dx square minus y square and dz square they are axial, so they are closer to ligand। dxy, dyj, dzx electron density present between the axes, they are away from the ligand। in some cases vice versa। clear, means dx square minus y square and dz square away from the ligand and dxy, dyj, dzx closer to ligand। दोनों पॉसिबिलिटी है। अगेन आई रिपीट, in few cases depends on number of ligand and type of ligand and coordination number, axial orbital that is dx square minus y square and dz square closer to ligand, but dxy, dyj, dzx in which electron density between the axes they are away from the ligand, and in few cases vice versa situation possible। clear। now step 2, step 2 repulsion between electrons of d orbital and electrons of ligand। clear, when ligand close to central metal cation तो उसमें repulsion होगा, and due to this repulsion वो जो d orbitals है उनका degeneracy destroyed हो जाएगा। तो step 3 explain d orbital close to ligand higher energy and d orbital away from the ligand lower energy, because here the repulsion is maximum, here because they are close, जब close होगा तो repulsion ज़्यादा होगा, and they are away so repulsion is less। this is called splitting of d orbital। so step 2 में हमको explain करना है splitting कैसे होता है। so when ligand reach to central metal cation, so axial orbital or
द ऑर्बिटल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, जो भी कोई क्लोज होगा उसमें रिपल्सन इलेक्ट्रॉन्स के बीच ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन कौन से? लिगेंड्स का और सेंट्रल मेटल केटायन का। एंड ड्यू टू दिस एक का एनर्जी हाई हो जाएगा सेट का, दूसरे का एनर्जी लेस हो जाएगा। जहाँ एनर्जी ज़्यादा है उसका एनर्जी हाई, जहाँ रिपल्सन ज़्यादा है वहाँ एनर्जी हाई हो जाएगा, जहाँ रिपल्सन कम है वहाँ एनर्जी लो होगा। दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ दी ऑर्बिटल्स। The loss of d orbital degeneracy is known as CFT, crystal field theory. Clear? अब देखते हैं. Now without ligand, only transition element. So dxy, dyj, dzx, dx square minus y square, dz square stage 1. Isolated central metal cation alone है, no bonding is there. So these orbitals are degenerate. Clear? Now ligands reach near to central metal cation for the formation of coordinate bond. तो क्या होगा? Now they are ready stage 2. Now d orbitals are ready to form, to accept or to form the bond with ligand. तो एनर्जी इनका थोड़ा सा हाई हो गया. क्लियर? ओके. डीजनरेसी अभी ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही लिगेंड्स आर क्लोज टू सेंट्रल मेटल केटायन, नाउ डीजनरेसी ब्रेक हो जाएगा. और डीजनरेसी ब्रेक हो जाएगा तो जो एक्सियल ऑर्बिटल थे आपके विच इज क्लोज टू लिगेंड, वो हायर एनर्जी में चले जाएंगे. एंड क्योंकि वहाँ रिपल्सन ज़्यादा हुआ था, और जो बिटवीन द एक्सिस थे जिनका रिपल्सन लिगेंड्स के साथ कम हुआ था, उनका एनर्जी लो हो जाएगा. ओके, वाइस वर्सा भी हो सकता है. एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड बेरी सेंटर. दिस सेंटर इज कॉल्ड बेरी सेंटर. और इनका जो एनर्जी गैप है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. तो ये जो स्टेप था इसमें आपने क्या समझा? जब मेटल आइसोलेटेड है तो वो डिजनरेट होते हैं ऑर्बिटल. नाउ लिगेंड्स नाउ क्लोज टू सेंट्रल मेटल केटायन और मींस ट्रांजिशन एलिमेंट, तो वहाँ स्प्लिटिंग होगा. जहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी हायर हो जाएगी, जहाँ रिपल्सन कम होगा उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो हो जाएगी. इनका सेंटर पॉइंट को हम बोलेंगे बेरी सेंटर, और इनके जो एनर्जी गैप है उसको बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, on the basis of orientation of d orbital, जब मैं 2047 there are two groups. These are grouped in two sets. कुछ भी अलग नहीं, जो एक तो easy है, evenly degenerate और axial orbitals. T2g orbitals triply degenerate और non axial orbitals. तो हमने आपको बताया था dx square minus y square and dz square they are axial. So they are very close to, or they interact first with the ligand, so the repulsion is more and they are having higher energy, और इनको बोलेंगे easy orbitals. वो जो तीन है between the axis इन एक्सिस के बीच में है, तो कीप इन माइंड वहाँ रिपल्सन कम होगा. इसको T2g बोलेंगे, ट्रिपली डिजनरेट और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल dxy, dyj, dzx, और कुछ केसेस में वाइस वर्सा भी होंगे. तो अब ये डायग्राम फाइनली आपको क्लियर कर देगा. सारी स्टेप्स को कलेक्टिवली आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. स्टेप 1, आइसोलेटेड मेटल आयन, all the d orbital dxy, dyj, dzx, d square minus y square, dz square degenerate. Now ligand come close to central metal cation for the formation of complex compound और coordinate compound. तो अब वो split हो जाएगा, और जब split होगा तो दो पार्ट में split होगा. जिसकी एनर्जी हाई है, जो एक्सियल थे dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, उसको बोलेंगे इजी इवनली डिजनरेट. और जिनकी एनर्जी कम थी
उनको हम बोलेंगे T2G, क्योंकि वो न्यूक्लियस के वो एक्सिस के बीच में थे, इसलिए रिपल्सन कम हुआ। DXY, DYJ, DJX दे आर कॉल्ड T2G, ट्रिपली डीजनरेट। लो एनर्जी मोर स्टेबल, हाई एनर्जी लेस स्टेबल। तो इजी वाला लेस स्टेबल है इस केस में, और T2G वाला जो है वो आपका मोर स्टेबल है। वाइस वर्सा भी कुछ कुछ केसेस में होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। Now this total energy is called crystal field stabilization energy represented by delta zero, short में बोलेंगे CF, ऐसी crystal field stabilization energy और crystal field splitting energy। अब यहाँ पर आपको +6 dq और -4 dq आ रहा है समझ में, ये what is this? ये dq कुछ भी नहीं है, dq यूनिट है जो बच्चों की जिंदगी में, ओके, dq एक यूनिट है, लाने वाला है। dq जो है वो आपका एनर्जी यूनिट है, और ये बता रहा है कि ये +6 dq बता रहा है क्रिस्टल फील्ड डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ इजी, एंड -4 dq बता रहा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ T2G। ये पर ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी है। क्लियर? वापस, और टोटल कितना है अगर बोलना चाहेंगे तो टोटल इसका होता है आपका, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे करना है आपको, क्या है बोलिए पहले, +6 डेल्टा जीरो इज इक्वल टू +6 dq। ऑल राइट, ये गैप है, गैप देखना है आपको इन दोनों एनर्जी का। ऑल राइट, तो ये क्या गैप देखना है ना आपको, तो -4 dq, तो कितना हो गया प्लस, तो 6 एंड +4 कितना हो जाएगा 10। तो टोटल जो डेल्टा जीरो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजर एनर्जी वो 10 dq हो गया। जैसे डीएनए को आप बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, dq का कोई भी ऐसा हम पैरामीटर है, ये केवल जो है वो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर है, इसके लिए कोई भी हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे लाइक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस या फिर सेंटीमीटर के सीएम के लिए सेंटीमीटर नहीं, इसको हम डीक्यू ही बोलेंगे, इसको क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर बोलेंगे। क्लियर? और ये जो डीक्यू है वो होता है डेल्टा जीरो जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 10 dq। तो 1 dq इज इक्वल टू 1/10 पार्ट ऑफ डेल्टा जीरो मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एक बार फिर देखते हैं स्टेप 1, आइसोलेटेड ऑल द डी ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट, डीजनरेट मीन्स इनकी एनर्जी एक जैसी, अभी कोई लिगेंड पास में नहीं आया है। व्हेन लिगेंड क्लोज टू सेंट्रल मेटल केटायन मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक, वो आगे देखेंगे, तो इनमें स्प्लिटिंग होगा ही। This is called step 2 crystal field splitting. In the presence of ligand, degenerate orbitals, ligand interact uniformly and split into two parts. एक का एनर्जी हाई होगा क्योंकि ये एक्सियल ऑर्बिटल है, dx² - y² एंड dz², इनके ये वेरी फर्स्ट लिगेंड के कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, एक्सिस के ऊपर, एक्सिस पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, और जब एक्सिस पे रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है तो इनकी एनर्जी हाई होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, और इवनली डिजनरेट इसको हम ईजी बोलेंगे। लेकिन जो आपका एक्सिस के बीच में उसका रिपल्सन लिगेंड के साथ कम होगा तो एनर्जी कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, एंड दे आर को ट्रिपली डिजनरेट T2G। अब जो आप इन दोनों का बीच का एनर्जी गैप है उसको बोलेंगे डेल्टा जीरो क्रिस्टल फील्ड, या डेल्टा नोट भी बोलते हैं, डेल्टा नोट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ऑलराइट, और ये जो एनर्जी हाई हो रहा है तो ये डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी इसको बोलेंगे +6 dq। ऑलराइट, 10 है ना टोटल, अभी देखते हैं, और ये स्टेबलाइज बाय -4 dq, और dq को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर, ये एक यूनिट है, एनर्जी यूनिट है, और इसका कोई भी फुल फॉर्म नहीं है, इसलिए सीएम को सेंटीमीटर बोलते हैं, इसको नहीं बोल सकते, इसको आपको dq ही बोलना पड़ेगा। कई बार कैपिटल dq, कई बार स्मॉल dq, ये कई बुक्स में अलग अलग आपको मिलेगा। तो डेल्टा नोट इज इक्वल टू 10 dq। क्लियर? तो 1 dq इज इक्वल टू 1/10 पार्ट ऑफ डेल्टा नोट।
ओके, अगेन डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 10 डी क्यू. कैसे आया? प्लस 6 डी क्यू माइनस माइनस 4 डी क्यू, तो माइनस माइनस प्लस, ये टोटल 10 हो गया. तो डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 10 डी क्यू. तो 1 डी क्यू इज इक्वल टू 1/10th पार्ट ऑफ दिस डेल्टा नॉट. क्लियर? न्यूमेरिकल करते समय ये काम आएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Difference in energy of EG and T2G orbital is called crystal field stabilization energy, represented by delta naught. For octahedral, crystal field stabilization energy is equal to minus 0.4 पर इलेक्ट्रॉन के लिए होता है. तो T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 EG इलेक्ट्रॉन dq प्लस p. अब यहाँ पर आपको पेयरिंग एनर्जी आपको आना चाहिए, तो एक बार करके देखते हैं. एक बार इस फॉर्मूले को फिर देख लीजिए. पहले तो आना चाहिए डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ EG एंड T2G ऑर्बिटल नॉन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. अब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए फॉर्मूला लिखते हैं. क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू, कम एनर्जी किसकी है? EG की. तो पर इलेक्ट्रॉन कितना है? माइनस 0.4. तो माइनस 0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन. जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस ऐड कर रहा है 0.6 N EG इलेक्ट्रॉन. जितना इलेक्ट्रॉन EG में है, DQ तो लगाना ही पड़ेगा आपको, ये यूनिट है. प्लस P इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी. क्लियर? अभी देखते हैं क्या होता है पेयरिंग एनर्जी. N T2G electron, number of electron in T2G orbital, all right. N EG, number of electron in EG orbital. DQ unit of CFSE. DQ को हमने क्या कहा? यूनिट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. ये एनर्जी का यूनिट है. P is called pairing energy. Now what is the definition of pairing energy? The energy required to pair the electrons either in T2G or in EG. वो T2G और EG ऑर्बिटल में जब पेयर होंगे तो उसके लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है, डेट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी. क्लियर? तो देखते हैं, करके देखना पड़ेगा. नाउ एक एग्जांपल करते हैं. Na4FeCN6. प्राइमरी एनर्जी इज प्राइमरी वैलेंसी Fe+2 है. सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है, इसलिए ये आपका जो है वो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है. Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो गया. स्ट्रॉन्ग है इसलिए इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा. इनर बनाएगा इसलिए न्यूक्लियस के पास होगा, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा. इसके लिए आपको हमारा VBT वाला वीडियो देखना पड़ेगा. क्लियर? और ये डायामैग्नेटिक होता है. एंड डायामैग्नेटिक इसलिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इनर कॉम्प्लेक्स से सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज 0. अब इसी चीज को हम CFT से देखते हैं. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू CFT. इस एग्जाम्पल को वहां पर देखिए. नाउ आयरन Fe+2 3d6. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल? जो आपका डिजनरेट है 1 2 3 4 5 एंड 6 अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल. हंट्स रूल क्या कहता था? पहले सिंगल एंड देन पेयर्ड अप. ये अभी डिजनरेट है. क्लियर? नाउ लिगेंड्स रीच नियर टू सेंट्रल मेटल केटायन, और वो लिगेंड आ रहा है स्ट्रॉन्ग. मैंने कहा था ना, एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ लिगेंड. तो अभी आ रहा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मोस्ट पावरफुल. तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहां पर आ रहा है, तो स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगा. स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली एक्सियल वाला ऊपर चला जाएगा EG, और जो आपका बिटवीन द एक्सिस है ट्रिपली डिजनरेट वो नीचे आ जाएगा. क्लियर? एंड कीप इन माइंड, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएंगे? लो एनर्जी. ये आपने हंट्स रूल में, पाउलीज रूल में, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में सब में पढ़ा था आपने. अब्बाउ रूल में अपनी 11th क्लास वाला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर था. तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? लोअर एनर्जी. 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो इतना ऊपर नहीं जा सकता है. तो इस केस के अंदर जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का आएगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी. तो केमिस्ट्री में वही चीज़ पहले होती है,
जिसका एनर्जी लो होता है। तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कम है, इसलिए पेयरिंग के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसलिए ये ऊपर नहीं जाएगा बल्कि यहीं पर पेयर्ड हो जाएगा। पेयरिंग एनर्जी इज वेरी वेरी लेस, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन इज लेस, इसलिए पहले पेयरिंग हो गया। अब यहाँ देखिए, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, हैंस दिस कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल वन मोर टाइम। आप देख सकते हैं, पर वन मोर टाइम में और एक्सप्लेन करूंगा। नाउ Na4FeCN6 लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, आयरन पे +2 है इसलिए 3d6, 4s2 नहीं 0, 2 निकाल दिया हमने। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो इनर ऑर्बिटल यूज करेगा, तो इनर कॉम्प्लेक्स मींस लो स्पिन एंड इट इज डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। अब इसको CFT से समझते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स 6, 1 2 3 4 5 and 6। नाउ स्ट्रॉन्ग लिगेंड रीच नियर टू सेंट्रल मेटल केटायन, सो स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की पावर ज़्यादा है इसलिए उसने स्प्लिटिंग छोटा कम नहीं किया, स्प्लिटिंग ज़्यादा किया। EG हाई एनर्जी, T2G लो एनर्जी बिकॉज बिटवीन द एक्सिस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, ये रूल है हमारा। तो 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन D ऑर्बिटल, तो कहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6, बिकॉज 4 इन दिस केस स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर बट पेयरिंग एनर्जी लेस, तो यहाँ पर पहले पेयरिंग हो जाएगा। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, सो इट इज डायामैग्नेटिक। क्लियर? तो आपने CFT से भी प्रूव कर दिया कि डायामैग्नेटिक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नॉट एग्जाम्पल से पहले हम एक बार न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या हो रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, ऊपर वाला ही जो हमने किया था। तो देखिए सबसे लो एनर्जी वाला कौन सा था यहाँ पर, इजी, तो डेल्टा नॉट इज इक्वल टू -0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2G, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन था 6, प्लस ऊपर वाला 0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EZ, तो EZ में कितना था 0, तो आपने यहाँ पर 0 रखा, तो 0.6 इंटू 0 0 एंड 0.4 मल्टीप्लाई विथ 6, तो ये हो जाएगा आपका -2.4। और पेयरिंग कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, 1 2 3, सो +3p। क्लियर? दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजर एनर्जी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। क्लियर? लेकिन अगर मैं वीक लिगेंड ले लूँ, सोचिए, इसको पहले करके देख लेते हैं फिर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो पहले आप करके देख लीजिए। Na4FeF6, दिस टाइम कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, Fe+2, कॉन्फ़िगरेशन वही है 3d6, बट वीक लिगेंड means weak ligand use outer orbital, so outer orbital complex and hybridization sp3d2, high spin complex, paramagnetic and magnetic moment is 4.92, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक मूवमेंट को करने के लिए हमारा वीडियो मैग्नेटिक मूवमेंट वाला जरूर देखिए, ताकि आपको ट्रिक मालूम चल जाएगी और आप डायरेक्ट लिख देंगे मैग्नेटिक पावर को। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू CFT अब इसको प्रूव करना है, तो D ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल, नो लिगेंड, बट दिस टाइम अब आ रहा है वीक लिगेंड। सो वीक लिगेंड का पावर कम है तो स्प्लिटिंग इज ऑल्सो लेस, और स्प्लिटिंग अगर लेस है तो डेफिनेटली अब जब आप इलेक्ट्रॉन को लो में डालेंगे तो इसके लिए डेल्टा नोट कम हो गया। केमिस्ट्री में वही प्रोसेस होता है जिसकी एनर्जी कम होती है, तो डेल्टा नोट कम हो गया क्योंकि स्प्लिटिंग कम है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजर एनर्जी तो कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल, यहाँ पर 6 है। इन 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है इसलिए पेयरिंग 4 5, अब तो कोई चॉइस नहीं, तो अब फिर वापस पेयरिंग होगा। अगेन व्हेन वीक लिगेंड रीच नियर टू सेंट्रल मेटल केटायन, splitting possible but very very less splitting, so delta note in this case is very very less but pairing energy is high to paired up the electron। तो याद रखिए केमिस्ट्री में वो प्रोसेस पहले होता है जिसका एनर्जी कम होता है, तो यहाँ पर
पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी तो ज़्यादा है, तो यहाँ पर पहले 1 2 3 4 5 फिर पेयरिंग होगा। क्लियर। अब इसके लिए निकाल के देखते हैं। क्लियर। इस कॉम्प्लेक्स के लिए आपको डेल्टा नोट निकालने के लिए है, तो डेल्टा नोट इज इक्वल टू -0.4। T2G में इस बार कितना इलेक्ट्रॉन था बोलिए, 4, ये 4 है, तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पर 0.4 मल्टीप्लाई विथ 4, क्लियर, प्लस 0.6 इंटू 2, क्योंकि वहाँ पर 2 था, इसको सोल्व किया तो आएगा -0.4, क्लियर, ओके। डेल्टा नॉट प्लस 1p, क्योंकि पेयरिंग एक ही बार हुआ था इसलिए वहाँ पर पेयरिंग एक बार होगा, तो ये आपका इसके लिए आप किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए निकाल सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्लियर। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी सारी, और कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहाइड्रल दे दे CFT से आप निकाल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो, और भी एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक दिस, हमने ये कॉम्प्लेक्स ले लिया, ऐसा हम और भी कोई कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम और कॉम्प्लेक्स को भी हम ट्राई कर सकते हैं। क्लियर। ओके। आई होप you enjoyed this video. If you understand this, then you can share with your friends also. All the best. Have a great time. All the best.